Good morning, students. I am Braj Mohan Panthi, PGT Commerce from KV1 STC, Jabalpur. Student, today's our topic is creation of debenture redemption reserve (DRR) under Chapter 9, issue and redemption of debentures. Methods of redemption. Generally जो redemption के methods हैं वो हम क्लासीफाई करते हैं. वाइल लमसम फर्स्ट पेमेंट अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम्स द डिवेंचर बाय पेइंग द होल अमाउंट इन वन लमसम. मींस कंपनी एक ऑन मेच्योरिटी में या डिक्लेयर डेट में जब एक साथ पूरी अमाउंट को पेमेंट करती है तो ये हम लमसम पेमेंट कहते हैं. और इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स. Under this method, the debenture are redeemed in installments and debenture to be redeemed are select by draw. Generally, company कभी कभी every years कुछ selected debentures को थ्रू ड्रॉ पेमेंट करती है जिससे कि उनके जो भी ड्यूरेशन है डिवेंचर्स के उनकी पेमेंट होती जाए. बट इन डिवेंचर का जो सिलेक्शन होता है वो ड्रॉ के थ्रू होता है जिसमें जो सिलेक्टेड ड्रॉ होते हैं उनको इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे किया जाता है. जनरली ये मेथड्स हम इसमें देखते हैं. अब बच्चों, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जैसा हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसमें आज हम देखेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR is a aside out of profits available for payments of dividend for the purpose of debentures. जनरली जो आउट ऑफ प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट डिविडेंड पेमेंट के लिए बनाया जाता है रिजर्व, और इस डिविडेंड पेमेंट के पर्पस से जो आउट ऑफ प्रॉफिट अमाउंट होती है इसका यूज़ डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए ही किया जा सकता है एज़ पर रूल. तो बच्चों, अब ज़रा हम यहाँ पर ध्यान देंगे. जैसा कि अभी हमने इसमें चैप्टर देखा, इस पूरा चैप्टर जो है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. तो बच्चों, जैसे हम सभी जानते हैं कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो जनरली ये एक लॉन्ग टर्म लोन है. तो इसमें जो चाहे 5 साल का हो, 7 साल का हो, जो भी इसका मैच्योरिटी पीरियड है, तो कंपनी ने तो लोन लिया हुआ है डिवेंचर होल्डर से. अब 5 साल बाद, 7 साल बाद कंपनी को पेमेंट करना है तो कंपनी को ये देखना होता है कि भाई हमने ठीक है जब लोन लिया था तब तो हमारे पास फंड्स थे, पैसा आया, लेकिन अब जब ड्यूरेशन मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है, हमको पेमेंट करना है, रिडेम्पशन करना है. मींस डिवेंचर होल्डर को कंपनी को पेमेंट करना है, कंपनी पेमेंट करेगी अपने डिवेंचर होल्डर को. तो ये भी देखना होगा कि अभी इसके पास पूरे फंड्स हैं पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि आज कंपनी ने पैसे लिया है और जिस समय लिया है उस समय फंड्स हैं और आज 5 साल हो गया, 7 साल हो गया. तो फंड्स की अवेलेबिलिटी के लिए एक तरह से जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का कि एक रिज़र्व होना चाहिए कंपनी के पास, जो जनरली डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के हम लोग नाम से जानते हैं. और इसमें जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं तो ज़रा देखिए. ट्रांसफरिंग अमाउंट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व DRR, सेक्शन 71(4) of the Companies Act 2030 which deals with DRR is as follows. Where debenture are issued by a company under the section, company shall create a debenture redemption reserve account out of the company available for payment of dividends, and the amount created to such account shall not be utilized by the company except for the redemption of debenture. तो जैसा हमने बताया कि अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में ये इंस्ट्रक्टेड है कि हर एक कंपनी को जनरली, अभी मैं इसका क्लासिफिकेशन करूँगा जो कंपनी को इनको फॉलो करना होता है. तो अभी हम आके देखेंगे कि DRR में
कंपनी जो आउट ऑफ प्रॉफिट से कुछ फंड्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए निकालती है, डिविडेंड के लिए निकालती है, डिविडेंड पे करने के लिए, तो उसका जैसे हमने अभी बात किया डिस्कस, यानी उसका यूटिलाइजेशन जो होता है ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए होता है। तो बच्चों ये रूल है, और DRR बनाना होता है कंपनी को। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रूल 18(7)(b ऑफ द कंपनी शेयर एंड डिवेंचर रूल्स 2014 एज अमेंडेड, ये 16 अगस्त 2019 प्रिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। Amount shall be transferred to debenture redemption reserve out of profits of the company that are available for payment of dividends। कंपनी को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए प्रॉफिट में से कुछ फंड्स निकालने होंगे जो डिविडेंड पेमेंट के लिए होंगे, मींस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए भी इसका यूज किया जाएगा और इसके अलावा इसका यूज नहीं किया जाना है, जैसे भी हम देख रहे हैं। और amount that shall be transferred to DRR shall be as follows। बच्चों जैसे मैंने यहाँ इंडिकेट किया, DRR is not required for ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RBI से रेगुलेटेड हों, AIFIs जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, और बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFIs एंड बैंकिंग कंपनी। इन कंपनियों के पास ऑलरेडी फंड्स होते हैं, तो इनके लिए इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करें। बट जिन कंपनियों को रिक्वायर्ड है, तो हमको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया मींस RBI के थ्रू रेगुलेटेड है, बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन AIFs एंड बैंकिंग कंपनीज। तो ये DRR इनको क्रिएट करना आवश्यक ही नहीं है, इनके पास वैसे भी फंड्स होते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड फॉर डिवेंचर रिडम्पशन सेल भी 10%। बच्चों मैं ज़रा यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा, जनरली अभी तक हम 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग जो फेस वैल्यू है उसका 25% ही करते हैं, बट अभी ज़रा लेटेस्ट हमने देखा है कि 10% है। बट जनरली अभी तक के क्वेश्चन में सोल्यूशन 25% लिया जाता था आउटस्टैंडिंग का DRR के लिए, बट सेल भी 10%। अभी हम यहाँ पर लेटेस्ट ये फॉलो कर रहे हैं। तो DRR shall be 10% of the value of the outstanding debentures required for other unlisted companies other than NBFC and HFC। तो इन कंपनियों के लिए DRR क्रिएट करना नेसेसरी है। यहाँ रूल ही है, रूल 87 रूल 18 ब्रैकेट में 7(b) के अंडर में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें 16 अगस्त 2019 में रूल 2014 के बेस पर ये क्रिएशन करना है कंपनी को DRR का और इन कंपनियों को। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगर एक कंपनी ने ली हुई है लोन डिवेंचर होल्डर से, अब उनको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए इस तरह के जो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्टेड किया है कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है, जनरली 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग्स फेस वैल्यू मनी जो डिवेंचर का पे करना है, तो उसका बनाना होता था। बट अभी 10% फॉलो किया जा रहा है, इसको और कंफर्म करना होगा। तो अभी जो लेटेस्ट बुक हैं उनमें 10% है, तो हम भी वही बात कर रहे हैं, नहीं जनरली 25% होता था। अब हम डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। तो रूल 87 ब्रैकेट B ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 एज अमेंडेड
हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं, एक तरह से डिवेंचर होल्डर की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, और कंपनी के लिए ये एक तरह से गाइडलाइंस है कि वो अपने फंड्स अवेलेबल रखें पेमेंट के लिए, जिनके लिए कम जो रूल बनाया गया है डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व बनाना चाहिए। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बात कही गई है कि जिस ईयर कंपनी को पेमेंट करना है, रिडेम्पशन करना है, रीपेमेंट करना है डिवेंचर का, तो उसके बिफोर जनरली जिस डेट में, मैं बच्चों यहाँ पर आपको डेट क्लियर कर रहा हूँ, आप ये भी देख लीजिए। यदि क्वेश्चन में हमको जिस दिन रिडेम्पशन की डेट दिया है उसके पहले जो मार्च आता है 31 मार्च तक DRR बनाना होता है कंपनी को, डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व। और अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जब कंपनी पेमेंट करती है तो करेंट, हाँ, तो जिस दिन पेमेंट करती है उसके बिफोर अब 30 अप्रैल तक, जनरली क्वेश्चन में डेट होती है बट मेच्योर पेमेंट की डेट के बिफोर जो अप्रैल आता है 30 अप्रैल तक ये डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट DRI बनाना होता है कंपनी को, जो जनरली करेंट ईयर की फेस वैल्यू का आउटस्टैंडिंग का 15% अमाउंट होता है। मीन्स अगर 1 लाख रुपए कंपनी की आउटस्टैंडिंग है पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो 1 लाख का 15% मीन्स 15,000 कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट मीन्स DRI में का एक इन्वेस्टमेंट करना होगा। और ये इन्वेस्टमेंट भी, ये सभी चीज़ें जो की जा रही हैं रिडेम्पशन के पर्पस से, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि रिडेम्पशन के समय फंड्स की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तो इसमें गवर्नमेंट ने भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट मीन्स कंपनी को जो भी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 15% इन्वेस्टमेंट करना होता है, और उसको पेमेंट जिस दिन की जा रही है उस समय उस इन्वेस्टमेंट को इन कैश किया जाता है। मीन्स उस इन्वेस्टमेंट को सेल किया जाता है पेमेंट करने के पर्पज़ से, क्योंकि कंपनी ने ये जो DRI बनाया हुआ है ये इसी पर्पज़ से किया है कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के पर्पज़ से। तो बच्चों, अब हमने ये देखा कि डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट करना है कंपनी को, तो कंपनी अपने फंड्स की अवेलेबिलिटी किस तरह से करे, गवर्नमेंट ने जो रूल्स और जो इंस्ट्रक्शंस डिसाइड किए हैं, तो इस तरह की जो कंपनी है जिनको ये फॉलो करना होता है। तो हमने अभी देखा डिवेंचर रिडेम्पशन, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व, और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट करना भी, जिसको हम डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये करना होता है। और इसको इन कैश किया जाता है पेमेंट करने के लिए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए, तो डिवेंचर होल्डर की पेमेंट के लिए। तो बच्चों, आप ये क्लियर हो गया कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इनका भी हम जनरल एंट्री में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे आगे। तो आप केवल इनका कॉन्सेप्ट पहले भी समझ लीजिए कि जनरली ये एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एक गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू, कि सभी डिवेंचर होल्डर को उनका रिटर्न्स और कंपनी के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। तो हमने देखा, और जैसा हमने बताया आपको, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में 15% होता है, और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है फेस वैल्यू के थ्रू, और करेंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होता है उसका 15% DRI में बनाया जाता है। फिर बच्चों जी, इसके अंडर में भी जैसे जो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है, तो जिन कंपनियों के लिए रूल 18(7) ब्रैकेट में 7B में भी यही रूल है 2014 में, कि जिनके लिए ये बनाना आवश्यक नहीं है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, जैसे भी हमने बताया जो, तो उसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ए बैंक और बैंकिंग कंपनीज,
बट जिनके लिए ये बनाना ज़रूरी है, तो DRI बनाना जिनके लिए ज़रूरी है, तो वो लिस्टेड कंपनी अदर देन AIFS मीन्स ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एंड बैंकिंग कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज ब्रैकेट में बता रहा है अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज, अदर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFC कंपनीज, NBF, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस होती हैं, और HFC। तो इन जो लिस्टेड कंपनी है, जैसा भी हमने देखा अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनी, अदर अनलिस्टेड कंपनी जो हम देख रहे हैं NBFC एंड HFC, तो ये इनके लिए DRI रिक्वायर्ड है, इनको बनाना होता है। तो बच्चों ये थोड़ी आपको ध्यान रखना होगा कि लिस्टेड कंपनी और ये अदर जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो जनरली जैसा बात बार बार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं ऑल इंडिया बैंकिंग का, इनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटीज़ होती है जनरली, तो बट कंपनी ने कुछ अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनी के लिए इनको रिक्वायर्ड किया है, बनाना है DRI, तो इन कंपनियों को फॉलो करना होता है DRI। अब बच्चों ज़रा हम अकाउंटिंग एंट्रीज देखिए। बच्चों हमने इस चैप्टर 2 पार्ट में बटे हुए हैं ये चैप्टर, एक इश्यू ऑफ डिवेंचर और एक अभी जो हम देख रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बच्चों मैंने आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर जिसमें 6 कंडीशंस क्रिएट होती हैं, जैसे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार, ऐसे करके जो 6 कंडीशंस बनाए थे। तो वहाँ बच्चों मैंने इश्यू ऑफ डिवेंचर के साथ रिडेम्पशन की भी जनरल एंट्रीज आपको पहले से बताया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने उन एंट्रीज़ को इशू के साथ रिडेम्पशन की भी 2 एंट्रीज़ हमने देखा था कि परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर लास्ट में डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, मतलब ड्यू और हम पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो डिवेंचर होल्डर से लोन लिया है अब उनको वो पेमेंट करेगी कंपनी। तो हमने एक ड्यू की एंट्री उसी समय हमने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि अगर कंपनी को जब रिडेम्पशन करना होगा तो पहली ड्यू की है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी हम आगे देखेंगे। बट अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो जैसे हमने बताया कंपनी जो है जनरली ये स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मींस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका अमाउंट ट्रांसफ़र होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, तो ये फर्स्ट एंट्री करनी होती है बच्चों। और अभी जैसे हमने आपको बताया टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 25% अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, बट अभी कुछ लेटेस्ट बुक्स में 10% का ट्रीटमेंट है, तो इनको बच्चों हम और कंफर्म कर लेंगे। बट हमने अभी इधर पे जो क्वेश्चन किया है 10% का किया है, बट 20% ही हम रिजर्व अभी तक करते आ रहे थे, तो इसको हम और कंफर्म कर लेंगे। बट 10% थ्रू अभी लेटेस्ट बुक में है। तो एंट्रीज क्या है बच्चों, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो पहली एंट्रीज हमको ये करना होगा जहां अमाउंट ट्रांसफ़र टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में करेंगे। तो बच्चों ये सबसे पहले है जब हम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में सरप्लस मीन्स स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, तो और टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाएंगे। बच्चों ये फर्स्ट एंट्री आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, जो हम 10% आउटस्टैंडिंग का लाएंगे। और फिर अब हमने अभी आपको बताया था एज़ पर रूल इन्वेस्टमेंट भी करना होता है कंपनी को रिडेम्पशन के लिए, और जैसा भी हमने DRR बताया तो उसकी डेट बच्चों ध्यान रखिएगा, जिस दिन हमको रिडेम्पशन करना है उसके बिफोर का 31 मार्च मीन्स
अगर हम सितंबर 2019 में रिडम्पशन कर रहे हैं तो 2019 का 31 मार्च DRR हमको बनाना होगा। उसी तरह से अगर हम रिडम्पशन सितंबर में कर रहे हैं और हमको सितंबर में पेमेंट करना है, तो उसी के बिफोर जो अप्रैल होगा मींस मार्च के बाद, तो अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम इसको क्रिएट करते हैं। वैसे क्वेश्चन में डेट दी होती है। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है, इसको हम बहुत ही सिंपल वे में लेंगे। कंपनी को जो भी करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 15% हमको इन्वेस्टमेंट करना है रिडम्पशन के बिफोर, क्योंकि जैसा बताया गया है ये भी एक सिक्योरिटी है कि कंपनी के पास कुछ अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट के वे में होना चाहिए, जिसमें कि कंपनी को पेमेंट करने के लिए इसको सेल कर इन्वेस्टमेंट को इनकैश करके पेमेंट किया जा सके डिवेंचर होल्डर को। तो बच्चों अब ज़रा इसमें देखिए, पहली एंट्री हम इन्वेस्टमेंट करने की होती है। तो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना मतलब इन्वेस्टमेंट को हम एक असेट्स ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट हुआ आया, समझ लो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया। हम इस तरह से इसकी एंट्री करेंगे तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो हमारी सेकंड एंट्री होती है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी के पास से बैंक डिक्रीज़ हुआ क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है, तो इन्वेस्टमेंट को हम एज असेट्स ट्रीट करते हैं। तो एक तरह से कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आया तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं, बैंक डिक्रीज़ हुआ कम हुआ तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं बच्चों। और डेट हमने अभी आपको बताया। और फिर जब हम रिडम्पशन करते हैं डिवेंचर होल्डर को, कंपनी जब रिडम्पशन करती है, रीपेमेंट करती है अपने डिवेंचर होल्डर को, तो आप बच्चों देख रहे हैं कि उस समय कंपनी के पास से तो क्या कर रही है कंपनी, अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर रही है। एक तरह से परचेस किया तो असेट्स आया, अब जा रही है तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड जो है, अब इन्वेस्टमेंट एक तरह से कंपनी के पास से जा रहा मीन्स इन कैश होकर वो किसको पेमेंट किया जाएगा, डिवेंचर होल्डर को। तो हम देख रहे हैं कि एक तरह से हम इसको इस तरह से ट्रीट करें कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, किस पर्पस से, रिडम्पशन के लिए, और फिर रिडम्पशन के लिए कंपनी ने उस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज्ड कर दिया। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये किस पर्पस से किया जाना है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए। तो टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी एक तरह से सेल कर रही है, रियलाइज्ड कर रही है, और इस पैसे का यूज किया जाएगा किसके लिए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए। तो बच्चों हम लोगों ने पहले सरप्लस स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू DRR देखा, फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट परचेज और इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं इन कैश के लिए, पेमेंट करने के लिए डिवेंचर होल्डर को मैच्योरिटी में पेमेंट करने के लिए, जो भी डेट है हम पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, जो एंट्री की मैं बात बता रहा था कि हम लोगों ने जो एंट्रीज जब इश्यू ऑफ डिवेंचर कर रहे थे तो उनके रिडम्पशन में जो 5 साल बाद होना है, 7 साल बाद होना है, मैंने आपको वहाँ पर ही ये एंट्रीज़ बता दिया था कि पहली एंट्रीज़ हम ड्यू की करेंगे, मींस परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की कंडीशन है तो वो भी डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी को अगर कंपनी ने अपने इशू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के साथ किया हुआ है तो कंपनी को और भी ज़्यादा रिटर्न करना होगा अपना पैसा, मतलब 100 रुपये का 110 रुपये के हिसाब से करना होगा। तो ये भी एक तरह से कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस है, लॉस है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने किया हुआ है। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR जो हमने
प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट ट्रांसफ़र किया डीआरआर में, वो एंट्री आपको सबको याद हो गई फर्स्ट एंट्री। दूसरी एंट्री हमको इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना होता है, और इन्वेस्टमेंट करना मीन्स इन्वेस्टमेंट परचेस करना, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। और फिर तो हमने देखा कि डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर कंपनी इसको पेमेंट करती है, रिडेम्पशन करती है, तो उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्रीज हमें याद हो गई। अब हम बच्चों यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि डिवेंचर होल्डर को ड्यू है और हमको उसको पेमेंट करना है। तो बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, ये पहले से हमने आपको बताया रखा है। तो क्या एंट्री होगी? परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट यदि गिवन है, टू डिवेंचर होल्डर मीन्स अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और फिर इसको कंपनी को क्या करना होता है? पेमेंट करना होता है। तो किसको पे करना है कंपनी को पैसा? डिवेंचर होल्डर को। तो बच्चों अभी हमने ड्यू देखा तो क्रेडिट में था डिवेंचर होल्डर, अब पे किसको करना है? कंपनी को, डिवेंचर होल्डर को। तो जो रिसीवर होता है वो कहाँ पर आता है बच्चों? डेबिट में। तो आप देख रहे हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्यू अमाउंट पेड टू द डिवेंचर होल्डर्स। तो बच्चों अभी आपने एंट्रीज देखा। और फिर लास्ट में क्या करते हैं? ऑन ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट फ्रॉम डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो एंट्रीज हम लोगों को बहुत ही सिंपल वे में याद हो गई कि फर्स्ट तो हमने एंट्री क्या किया? सरप्लस स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ये हम पहले ट्रांसफ़र करते हैं डीआरआर में अमाउंट, फिर इन्वेस्टमेंट परचेस और पेमेंट का करते हैं, फिर डिवेंचर होल्डर को ड्यू की एंट्री करते हैं जैसे भी हम लोगों ने देखा, और फिर हम उसकी पेमेंट की एंट्री करते हैं। और बच्चों लास्ट में हम जो देखते हैं, जो अमाउंट फर्स्ट एंट्री की थी उसी को हम लास्ट में डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसी अमाउंट, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। तो बच्चों आपने देखा कि ये एंट्रीज मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। इस तो आपने डीआरआर भी समझ लिया। जनरली मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 25% ही हम लोगों ने अभी लास्ट ईयर तक ट्रीट किया है, अभी हम 10% देख रहे हैं लेटेस्ट बुक में, तो आप देखेंगे। और हमने डीआरआई की भी बात किया कि डीआरआई क्या होता है? डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो आउटस्टैंडिंग मीन्स जो नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू होती है आउटस्टैंडिंग पेपर, उसका हम 15% इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और उसका यूज हम जो करते हैं रिडेम्पशन के समय करते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल वे में आप देख रहे हैं, एंट्रीज भी हम लोगों ने समझ ली। अगर हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करें तो अगर जैसे 10,000 डिवेंचर है कंपनी के, 100 के रेट से है ईच, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 को पेमेंट ड्यू है, और विच आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 जनवरी 2020 को है, और इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र अमाउंट टू डीआरआर, मतलब हमको डिवेंचर रिडेम्पशन क्रिएशन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको इसी को फोकस कर रहा हूँ डीआरआर बनाने को। तो बच्चों आप डेट देख रहे हैं कि इसको हमको बनाना है 31 मार्च 2019 को। तो अब हम जनरल एंट्री करेंगे। तो बच्चों अब आप पूरी तरह से इंट्रोड्यूस्ड हैं इसके लिए। कंपनी के पास 10,000 डिवेंचर्स हैं, 8% डिवेंचर, 100 ईच, जो आउटस्टैंडिंग है ड्यू फॉर रिडेम्पशन 31 जनवरी 2020, और हमको डिवेंचर रिडेम्पशन क्रिएट करना है। अब बच्चों आप सभी जानते हैं 10,000 में हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 लाख रुपीज़ होता है, सभी बच्चे जानते हैं। और 10 लाख का जैसा आप देखेंगे 10,000 में 100 से किया हमने तो 10,000, और ये हो गया 10 लाख रुपीज़। इसका हम देखेंगे 10%। बच्चों अभी हमने आपको बताया इस बार हम 10% ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़। तो ये 1 लाख रुपीज़ जो है बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिए, पहली एंट्री हमारी क्या होती है? स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और ये 1 लाख।
तो ये हमने 10% किया है लेटेस्ट बुक में 10% से, और DRR बनाएंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। और बच्चों डेट देख रहे हैं 2019 मार्च 31 को हम बना रहे हैं, और इसका जो मैच्योरिटी हमको बताया है जनवरी 31 जनवरी 2020 को पेमेंट है, रिडेम्पशन है। तो बच्चों पहली एंट्री इसमें आप सभी लोग इंट्रोड्यूस हैं। पहली एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफ़र टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री, पहली एंट्री हम क्या करते हैं, जब हम रिडेम्पशन करना है जनवरी 1 2020 को, तो बच्चों उसके बिफोर अप्रैल में हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इन्वेस्टमेंट कितने का करना होता है? जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है उसका 15%। तो हमने देखा बच्चों 10 लाख रुपीज़ का 15% जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1,50,000। तो बच्चों पहली एंट्री डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया। हमने जैसा आपको एंट्रीज़ कल ये बताया कि जो हमारी सेकंड और थर्ड एंट्रीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट परचेज़ की होती हैं, जो हम किस पर्पज़ से करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए, और फिर इसको हम पेमेंट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट मींस इसको रियलाइज कर रहे हैं, इसको हम एक तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारी ये सेकंड और थर्ड एंट्री इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव होती हैं, मींस डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट तो हमारे पास से इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कंपनी क्रेडिट करेगी। आया इन्वेस्टमेंट टू डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ये हम लोगों ने 11 से पढ़ा हुआ है बच्चों, तो ये सभी आप जानते हैं कि हम किस तरह से सेकंड और थर्ड एंट्री करेंगे। और अब हम फिर आपको वही बता रहे हैं। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे बच्चों? आप सभी जानते हैं नेक्स्ट एंट्री हम लोग डिवेंचर होल्डर को ड्यू वाली एंट्रीज करेंगे और फिर उसको हम पेमेंट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एंट्रीज हम लोगों ने पहले भी कर दिया है। और 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, आप सभी जानते हैं ये ड्यू की है, यानी इतने 10 लाख रुपीज़ कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी। और फिर जो भी रिडेम्पशन की डेट है तो उस डेट में कंपनी क्या कर रही है, बच्चों ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम एंट्री करेंगे ये डिवेंचर होल्डर। अब आप सभी जानते हैं डिवेंचर जो होल्डर रहेगा वो डेबिट में रहेगा बच्चों। ये मैं आपको और समझा, टू बैंक अकाउंट, ओके, टू बैंक अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या हो गई बच्चों? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर मींस ड्यू है ये। और जब कंपनी डिवेंचर होल्डर को देगी तो डिवेंचर होल्डर क्या होगा? रिसीवर हो जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर जब रिसीवर हो जाएगा तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम उसको पेमेंट करेंगे। तो ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आप सभी जान गए। यहाँ पर हम थोड़ी ध्यान देंगे कि डिवेंचर होल्डर जो पहले क्रेडिट में था मींस ड्यू थी अमाउंट, तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। और फिर बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी। तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट में, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बच्चों आपने ये चीज़ भी देखा। और फिर हम देखेंगे लास्ट एंट्री जिसमें हम क्या करते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मीन्स डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और मीन्स अमाउंट ऑफ TRR ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज़। तो बच्चों ये आप सभी देखें, इसमें बस हमको सिंपल ये याद रखना है कि कंपनी जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करने के वे में DRR क्रिएट करती है। और
इस तरह से हमने देखा कि डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी होती है कंपनी को, और ये एक ही पर्पस है कि रिडेम्पशन जब हम करें, डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करें, तो हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। एक तरह से एक सिक्योरिटी है ये, किसके लिए? डिवेंचर होल्डर के लिए, कि कंपनी इसको पेमेंट करने के लिए अपना एक अरेंजमेंट कर रही है, और इसका जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया उसको फॉलो भी किया जाता है। तो हमने इस चैप्टर में ये देखा। बच्चों, ये होमवर्क है और आप इन्हें बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे स्टेट द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर द क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये आप करेंगे। और नेम द हेड अंडर विच, जैसे हम सभी जानते हैं ये रिजर्व को हम लाइबिलिटीज़ के अंडर में शो करते हैं, तो शेयर होल्डर फंड के हेडिंग में आएगा, ये आपको खुद करना है, डू इट योर सेल्फ। और बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आप इसकी एंट्रीज करेंगे। और मुझे लगता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व हम जो बनाते हैं, जनरली अभी तक हम 25% आउटस्टैंडिंग का बनाते थे, अभी लेटेस्ट बुक में 10% दिया है कहीं, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और फिर हम उसको देखेंगे। और हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का 15% डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना होता है कंपनी को। और जो भी जब पेमेंट करते हैं कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को, तो एक तरह से ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कंपनी एक तरह से फंड्स की अवेलेबिलिटी रखती है, रिजर्व रखती है। और हमने इनके रूल्स देखे कि इनका यूज़ इन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए होता है। तो बच्चों, ये आप ज़रूर कीजिए होमवर्क। स्टूडेंट्स, थैंक यू, और आप इन्हें अवश्य करें।